विषय हिंदी कक्षा 10वीं। आज कविता देखने वाले हैं चिंता। उनके कवि है जयशंकर प्रसाद। विषय अध्यापक यानी मैं श्री उमेश भाभड़ सर सभी कक्षा 10वीं के छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हमें जो कविता देखनी है चिंता, उनके कवि जयशंकर प्रसाद जी। उन्हीं के बारे में परिचय करवा लेना हो तो उनका जन्म 1879 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उनके परिचय में जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके परिचय में हमें उसके सभी घटक मालूम पड़ते हैं कि वो कवि भी है, नाटककार भी है, कथाकार भी है, उपन्यासकार भी है तथा निबंधकार भी है। तो कवि के रूप में आज हमें उनकी जो कविता है चिंता, उसी के बारे में आज चर्चा करनी है। प्रस्तुत जो हमें काव्य देखना है, कविता देखनी है, वो चिंता। जल प्रलय समाप्त हो गया है और पानी धीरे धीरे उतर रहा है, ऐसा वर्णन करते हुए प्रस्तुत पद्यांश कामायनी महाकाव्य से उसने लिया है और उसी का भाग आज हमें यहाँ देखना है। देखते हैं कविता की शुरुआत हम करते हैं। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह। हिमालय हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। देखो, हिमालय का वर्णन यहाँ हो रहा है और उसी हिमालय के वर्णन में इसी पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि जल प्रलय के बाद जो वर्णन किया गया है और उसी वर्णन में हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर शिला की शीतल छा, शीतल यानी ठंडी, हिमालय है तो वहाँ ठंडी छाया ही रहेगी। उसमें कौन बैठा है देखे, छाया में एक पुरुष भीगे नैनों से यानी अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रलय के प्रवाह को देख रहा है। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। नीचे जल था, ऊपर हिम था। देखो, वहाँ का वर्णन करते हुए जो मनुष्य बैठा है उसे मनु कहा है। मनु यानी मनुष्य। एक आदि मानव में एक पहला मनुष्य जो तैयार हुआ उसका नाम भी मनु था, तो वैसे एक मनुष्य को मनु कहा है। जहाँ मनु बैठे हुए वे उसके नीचे चारों ओर जल ही जल फैला हुआ था तथा ऊपर बर्फ थी, पानी तरल था तथा बर्फ ठोस। देखो, यहाँ नीचे जल था, ऊपर हिम एक तरल था और एक सघन यानी ठोस, यानी पानी कैसे रहता है तरल, और एक था सघन, बर्फ कैसे रहता है घन, वैसे एक तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। दोनों में एक ही तत्व था, आप उसे जड़ कहो या चेतन कहो। दूर दूर तक एक विस्तृत था हिम स्तब्ध, उसी के हृदय समान। बर्फ दूर दूर तक स्तब्ध फैली हुई थी। हिमालय में आप जाओगे तो वहाँ आपको वैसे देखने को मिलेगा। दूर दूर तक एक विस्तृत हिम स्तब्ध, उसी के हृदय समान, यानी जहाँ तक देखे वहाँ तक हमें वो दूर दूर तक फैला हुआ बर्फ ही दिखाई देता है। जैसे कि मनु का हृदय स्तब्ध था, ऐसा वो कहना चाहते हैं। नीरवतासी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। नीरवतासी शिलाचरण से, अभी नीरवता यानी यह जो वर्णन किया हुआ है वह जैसे कि मनु का एक हृदय स्तब्ध था, हवाएं चट्टानों से टकराकर इधर उधर घूमती फिरती थी। जैसे नीरवतासी शिलाचरण, नीरवता यानी स्तब्ध, जो एक जगह, शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान, पवमान यानी हवाएं उस पत्थर को टकराती हुई फिर से घूमती इधर उधर घूमती फिरती थी। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सूर स्मशान।
हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ मनु युवा तपस्वी की भांति सूर स्मशान, जैसे यहाँ कहा गया है कि सूर स्मशान में बैठकर साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकुर अवसान। नीचे पहाड़ से यानी नीचे यानी उसी पर्वत के नीचे सिंधु यानी समुद्र के लहरों का होता था सकुर अवसान। लहरों से वो टकराई हुई प्रलयकारी समुद्र की लहरें अपना अस्तित्व खो बैठी थी। उसकी तपस्वी से लंबे थे देवदारू तो चार खड़े। देवदार यानी वो वृक्ष का वर्णन है, उसी तपस्वी से लंबे थे। देखो जहाँ मनु बैठे थे ना, वहाँ एक आसपास देवदार के दो चार वृक्ष, विशाल वृक्ष खड़े थे। उसे क्या कहा है? लंबे थे देवदारू चार खड़े वो वृक्ष। उन देवदार वृक्षों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, उत्सर्जित था वीर्य अपार, स्फीत शिराए स्वस्थ रक्त था होता था जिसमें संचार। देखो यहाँ वर्णन किया है, जिस मनुष्य का वर्णन यहाँ हो रहा, वो हिमालय का वर्णन हो रहा है, और वो वर्णन जो मनुष्य देख रहा है उसका भी वर्णन यहाँ किया गया है कि अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, उत्सर्जित था वीर्य अपार, स्फीत शिराए स्वस्थ रक्त का होता था जिसमें संचार, चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत। यहाँ जो मनुष्य बैठा है, मनु बैठा है, उस मनुष्य का शरीर की मांसपेशियां कैसी है? बहुत ही दृढ़ यानी मजबूत है। उत्सर्जित था वीर्य अपार, उसमें अपार शक्ति भरी हुई है। उसकी शिराएं, स्फीत शिराएं, उनकी शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार, उनकी शिराएं समृद्ध थी जिसमें शुद्ध रक्त का संचार हो रहा था। ऐसा उसका वर्णन यहाँ किया गया है। ऐसे ही वर्णन में हमें जो हिमालय का वर्णन और उस मनु का वर्णन यहाँ किया हुआ हमें समझ में आ जाता है। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत। चिंता जो कविता का शीर्षक है उसका भी यहाँ उल्लेख हुआ है। तो देखिए, चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत। कवि जयशंकर प्रसाद जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जो ऊंची चोटी पर बैठा हुआ मनु है वो विराजमान पुरुष चिंतित है। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षामय, उसका शरीर शक्ति संपन्न, उधर उपेक्षामय यौवन का बहुत भीतर मधुमय स्रोत, यानी उसके शक्तिमय शरीर में से जो उपेक्षित यौवन का मधुमय स्रोत बह रहा था, मधुमय स्रोत बह रहा था, उसका वर्णन हुआ है। बंदी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी। उसमें जो भीतर अपेक्षित यौवन का मधुमय वह स्रोत बह रहा था, जल प्रलय में प्रयुक्त नौका अब महावट से बंधी हुई सूखे में अभी पड़ी है। उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। उतर चला था वह जल प्लावन, यानी अभी वो सूखा पड़ा हुआ है, तो वहाँ जो जल प्लावन, जल यानी पानी और प्लावन यानी जो बाढ़ आई है वो अभी वो कम होने लगी है और निकलने लगी मही यानी पृथ्वी, यानी जैसे जैसे बाढ़ कम होती जा रही वैसे वैसे पृथ्वी वहाँ दिखाई देने लगी है। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी। बाढ़ का पानी अब उतरने लगा था और पृथ्वी दिखाई पड़ने लगी थी, तो हिमालय के शिखर पर विराजमान पुरुष को, अतीत को कारुणिक कहानियाँ एक एक करके याद आती है और उसे विचलित करती है। कैसे? वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। उस पुरुष की कारुणिक कहानियों को वह केवल प्रकृति सुन रही थी और वह उनका उपहास भी कर रहा है। ज्वालामुखी स्फोट के वो चिंता की पहली रेखा अरि विश्व वन की प्याली, और वो चिंता है उसे और भी चिंतित कर रही है, उसका उपहास वो भी कर रहा है। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। कवि क्या कहना चाहते हैं कि सुखद अतीत को याद करते तथा अनिश्चित भविष्य को देखकर पुरुष चिंतित हो उठता है, वैसे ही ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली है अभाव की चपल वाली के री लल्लाट की खल लेखा हरी भरी सी दौड़ धूप वो चल माया की चल रेखा। ज्वालामुखी के स्फोट के भीषण, जैसे कि ज्वालामुखी का जो स्फोट होता है और उसका जो कंपन होता है, वही कंपन का वर्णन अभाव की
बाली का जो चिंताएं हो रही है उसका वर्णन देखो। ज्वालामुखी का स्फोट होने के बाद जो कंपन होता है वैसा भी एक चिंता उसके मन में, उसके शरीर माथे पर दिख रही है। ये अभाव की चपल बालिके जैसे विशेषणों से संबोधित किया गया हुआ है, वो चिंता को अहित कर बताते हुए कहता है कि हे अभाव की चपल बालिके, रे लल्लाट की खल लेखा है। लल्लाट यानी हमारे कपाल की भांति जो खल लेखा है, दुख की रेखाएं है, हरी भरी सी दौड़ धूप वो जल माया की चल लेखा है। लहलाते हुए जो खेतों पर ओला और गिरकर उसे नष्ट करते हैं, उसी प्रकार की चिंता स्वस्थ मनुष्य को, जीवन को नष्ट करने का काम यह वो कर रही है, वो है चिंता। और इसीलिए उस कविता का भी नाम यह चिंता दिया गया है। आगे वाला भाग हम देखते हैं। आह की गिरेगी हृदय लहलाते खेतों पर। आह की गिरेगी लहलाते खेतों पर, कर का घनसी छिपी रहेगी अंतर मन में, सबके तू निगुड़ धनसी। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मनु चिंता को पाप की संज्ञा देते हैं और तथा उनके जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह उसका कोई काम नहीं है। बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे है कितने नाम। देखो यहाँ बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता के कितने नाम। यह सवाल पूछा जाए तो आपको वो चारों नाम लिखना आना चाहिए। पहला बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, ऐसे 4 नाम यहाँ बताने का प्रयास हुआ है। अरे पाप हेतु जा चल यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। तो यहाँ से मनु चिंता को उसके मन से जाने को कह रहा है। विस्मृत आ अवसाद घेर ले, निरवते बस चुप कर दे। विस्मृत आ, मनु विस्मरण को भुलाकर अतीत यानी अभी जो चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, उसको सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। विस्मृत अवसाद घेर निरवते बस चुप कर दे, अभी चुप हो जा। चेतनता चल जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। चेतनता चल जा यानी वो जो चिंता है वो तो यहाँ मेरे मन से निकलने ही वाली है, और जो मनु जागरूकता को हटाकर वहाँ उपस्थित खालीपन को जड़ता से भर देना चाहते हैं। कवि उसी प्रकार का वर्णन करते हुए मनु अतीत की जिंदगी चिंता करते हैं, वही वर्णन यहाँ हुआ। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, चिंता करता हूँ मैं उस अतीत की, उस सुख की। यानी कवि के अनुसार यहाँ जो कहना चाहते हैं कि चिंता करते हुए उतना ही दुख बढ़ जाता है। मनु देवताओं को संबोधित करते हुए यहाँ कहते हैं, चिंता करता हूँ उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखा है दुख की। हम जितनी चिंता करेंगे उतनी दुख की रेखाएं हमारे ललाट पर बढ़ती जाएगी। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, ये कौन है? अमरता के चमकीले पुतलों, भगवान को कहा है। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद काप रहे आज प्रतिध्वनि बनकर, मानो दीन विषाद। मनु देवताओं को संबोधित करते हुए यह कहना चाहते कि उनके सभी जयनादों की प्रतिध्वनियाँ दीन और विषाद बनकर काप रही है, ऐसा वो यह कहना चाहते। दीन और विषाद बनकर यह काप रही है। प्रकृति रही दुर्जेय पराजित हम सब थे भूले मद में। प्रकृति रही दुर्जेय पराजित हम सब थे भूले मद में। यहाँ वो कहना चाहते कवि प्रसाद के अनुसार, यानी जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार प्रकृति को अज्ञेय रही है, यानी उसका कोई ज्ञान वो भूल गए हैं, ऐसा वो कहना चाहते। प्रलय के पूर्ण देवतागण भोले बने हुए। प्रकृति रही दुर्जय पराजित हम सब भूले मद में, तथा सुख और विलासिता की नदी में अवगान करते हैं। जो भोले थे वहाँ फिरते केवल सब विलासिता के नद में। वे सब डूबे डूबा उनका विभव, बन गया पारावार उमड़ रहा था देव सुखों पर, दूत जलधि का नाद अपार। यह जो कहना चाहते हैं कि प्रलय के पूर्ण देवतागण जो भोले हुए हैं तथा उनका सुख और विलासिता, केवल सब विलासिता के नद में सुख और विलासिता पूर्ण जीवन जीने वाले लोग तथा विलासी उपकरण सभी प्रलय के जल में डूब गए हैं, और उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। देवताओं के सुखी जीवन पर दुख का सागर अभी उमड़ पड़ा है, ऐसा कवि यहाँ कहना चाहते हैं। जो हिमालय में बैठे मनु
खुद का भी वर्णन और वह हिमालय में आई हुई बाढ़ का भी वर्णन, और जो दुख उनके चेहरों पर कैसे आता है, और देवताओं का भी वर्णन यहाँ इस कविता में करने का प्रयास जयशंकर जी ने किया है। जयशंकर जी ने अपने जो साहित्य है कामायनी महाकाव्य से ये कविता यहाँ ली है। मैंने यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से आपको जो उनका भावार्थ है वो बताने का तो प्रयास किया है। आपको घर में फिर से ये भावार्थ बार बार सुनकर याद करके एक बार अपने कापी में लिखने का प्रयास करना है, और इसके कविता पर आधारित जो प्रश्न आपको तैयार करने हैं वो आप घर पे कर सकते हो, और मुझे बाद में कक्षा में आकर दिखा सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।